गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट के कुछ और नए टॉपिक्स, जिसमें पहला क्या है, पहला है हमारा, पहला क्या आएगा, पहला रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट, विद अदर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा आपको यूजर्स ऑफ ऑडिट, और तीसरा एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा आएगा हमारे पास स्कोप ऑफ ऑडिट। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो उसको कोई ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, जैसे ये मान लो श्री राम एंड कंपनी है, इसको जाना है ए लिमिटेड का ऑडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑडिटर है जो राम जी, ऑडिटर कौन है? राम ने क्या किया, यहाँ गए, राम यहाँ गए क्या करना, ऑडिट करना है। तो अब जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ के क्या, स्टाफ से मिलेंगे, ठीक है, स्टाफ से मिलना है इन्हें। तो ये क्या क्या चीज़ें करेंगे, पहले जाएंगे तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, नॉलेज लेगा, किसकी? बिजनेस की। किसकी नॉलेज लेगा? बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए उसको स्टाफ से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टाफ से बात करेगा, स्टाफ क्या कहेगा, हाँ जी हमने ऐसे पॉलिसी लगाई, मान लो अकाउंट्स के बारे में पूछ रहा है तो स्टाफ क्या कहेगा कि हमने अकाउंटिंग की जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी कौन सी लगाई, सपोज कर WDV लगाई, तो क्यों लगाई, उसका रीज़न बताएगा कि किस लिए उसने WDV लगाया। तो पहली बात तो उसको स्टाफ से बात करना आना चाहिए, ठीक है। जब भी हो जाएगा पहले क्या करेगा, कंपनी की पूरी नॉलेज लेगा, कंपनी की नॉलेज लेने के लिए क्या करेगा, कंपनी की नॉलेज लेने के लिए वो स्टाफ से बात करेगा, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि स्टाफ से बात करने को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। स्टाफ से बात करेगा, स्टाफ से बात करने को क्या कहते हैं, बिहेवियरल साइंस, ठीक है। तो स्टाफ उसको, ये सारी चीज़ें हम सारे पॉइंट बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। तो स्टाफ से बात करेगा, स्टाफ से बात करने के बाद वो क्या करेगा कि देखेगा अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी जब देखेगा तो उसको दूसरी चीज़ अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या हो गया, पहला तो उसको स्टाफ से बात करने का तरीका आना चाहिए, किससे कैसे बात करनी है। दूसरा है कि वो जब इस अकाउंट देखेगा या कुछ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, इसका मतलब अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि टैक्सेशन, मतलब अकाउंट देखेगा तो उसमें फिर जब रिपोर्ट फाइनल होती है, ऑडिट रिपोर्ट बनती है, तो फाइनेंशियल बनती है, फाइनेंशियल जब बनता है तो उसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्सेस भी लगे होते हैं। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें टैक्स भी लगे रहते हैं, बनने के बाद टैक्स लगते हैं, ठीक है। टैक्स लगने के बाद सारी चीज़ें तैयार होती हैं। तो टैक्स जब लगता है तो उसको टैक्सेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, अब जब वो ये सारी चीज़ें कर लेगा तो उसको ये सब चीज़ें, जब बुक्स अकाउंट्स को समझ लेगा, टैक्सेशन के बारे में समझ लेगा, तो उसको क्या करना है कि जो बुक्स उसके पास वो डाटा है उसमें से कुछ सैम्पलिंग भी निकालनी पड़ेगी, उसमें से कुछ सैम्पलिंग भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको सैम्पलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये तो होगा बुक्स ऑफ अकाउंट को समझेगा, फिर टैक्सेबिलिटी को समझने के बाद जब वो ऑडिट करने के लिए सोचेगा तो उसको डाटा किस हिसाब से निकालना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसको और क्या पता होना चाहिए, और किस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लॉ के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी जो भी काम कर रही है, मान लीजिए वो मेडिसिन के काम कर रही है, अगर वो मेडिसिन का काम कंपनी कर रही है
कंपनी मेडिसिन का काम कर रही है तो मेडिसिन के लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने के लिए उसको लॉ की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए, एक्सपर्ट नहीं होना है। एक चीज़ याद रखना, ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं होता, सिर्फ नॉलेजेबल होता है, ठीक है। एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको रीजनेबल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे उसको मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। कई जगह रेशियो का फॉर्मूला लगेंगे, कई जगह रेशियो का फॉर्मूला लगेंगे, कई जगह बहुत सारी चीज़ें परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालने के लिए उसको मैथमेटिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या उसको जानकारी होनी चाहिए? उसको जानकारी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, कि जिस इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है उसका इकोनॉमिक, अगर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ले ले, इकोनॉमिक डिसीजन मान लीजिए वो कर रहा है, किस पे, टेक्सटाइल पे काम कर रहा है, टेक्सटाइल में क्या आज वो क्या डिमांड है मार्केट में, क्या सप्लाई है, क्या ग्रोथ कर पाएगी कंपनी, नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको इकोनॉमिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और स्टैटिक्स, क्योंकि सैम्पलिंग करना है तो उसको स्टैटिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो मोटे मोटे हैं, ये 3-4-5 चीज़ें हैं जो अगर आप लिख देते हो अकाउंट उसमें, तो लिख देते हो अगर एग्ज़ाम में, तो आपको नंबर मिल सकते हैं। और क्या इसकी जानकारी होनी चाहिए? अब ऑडिटर को सैम्पलिंग आप समझिए, स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए। एक तो अब आ गया कंप्यूटर का ज़माना। किसका ज़माना आ गया? कंप्यूटर का, ठीक है। सारे डाटा, सारी कंपनी का डाटा जो होता है वो किस पे होता है? कंप्यूटर पे होता है। तो कंप्यूटर का जब ज़माना आ गया है तो उसको कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। कंप्यूटर से कैसे डाटा निकालना होता है, कैसे डाटा प्रोसेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए उसको, ठीक है। और क्या नॉलेज होनी चाहिए उसको? चलिए जी, 7-8 तो हमने कर लिया। अब देखते हैं कि बुक के हिसाब से हमें कितने नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए ऊपर, एक सेकेंड, देखिए, हाँ जी, देखिए पहला क्या उसको नॉलेज होनी चाहिए? अकाउंटिंग की। ऑडिटिंग होती किसकी है? अकाउंटिंग की। तो इसमें तो ऑडिटर मोस्ट प्रोबेबली 100 ऑडिटर जो होता है वो 100% एक्सपर्ट ही होता है, ठीक है। ऑडिटर 100% एक्सपर्ट होता है कि ऑडिटर को सारे पता होती है कि FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे बनती है, FRF कैसे होता है, ठीक है। उसको पता है कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ लगेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। अब ये देखो, ऑडिटर जब जाता है कंपनी में, मान लो कंपनी में गया, ठीक है। तो जब कंपनी में जाएगा तो उसे मेरे ऑनर से ही बात करनी होगी, ऑनर से बात करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे जो होंगे, मान लो CFO या जो भी होगा, उससे बात करना पड़ेगा। फिर उससे नीचे जो बंदे होंगे ऑपरेशनल लेवल पे, फिर उनसे ही बात करना पड़ेगा। तो उसको, ऑडिटर को ये पता होना चाहिए किससे कितना बात करना है और कैसे उससे काम निकलवाना है। देखो, ऑडिटर का काम होता है ना तो सामने वाले से बिगाड़े, ठीक है, और उससे काम निकलवा ले। ओवरऑल काम क्या होता है ऑडिटर का? कि उससे काम निकलवाए। तो इसलिए उसको सबसे बात करना आना चाहिए, ठीक है। ना तो इतना प्यार से रहे कि कोई डाटा ही ना दे, ना इतना रूड हो जाए कि वैसे भी कोई डाटा ना दे और उसकी जगह और लगा दे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उसको अपने बिहेवियर में वो होना चाहिए, पता होना चाहिए उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। है बिजनेस फंक्शन कि कंपनी काम कैसे करती है, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो पहले क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो लेगा, किससे लेगा? लोगों से, स्टाफ से बात करके नॉलेज लेगा कि बिजनेस का काम कैसा है, ठीक है, कैसे काम करती है। कि मान लो मटेरियल, सबसे पहले क्या होता है, मटेरियल कहाँ से मंगवाते हैं, फिर उसके बाद मटेरियल जब घर गेट पे आता है तो उसका क्या प्रोसेस है कि पहले गेट पे एंट्री होती है, नहीं होती है। गेट पे एंट्री होने के बाद जो गोडाउन में स्टॉक कीपर होता है वो लेता है कि नहीं लेता है। फिर उसके बाद वो बिल पास होने के बाद अकाउंट्स में जाता है कि कहाँ जाता है, अकाउंट्स में जाएगा। अकाउंट्स में जाने के बाद फिर अकाउंट्स वाले उसको वेरीफाई करेंगे बिल को, फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करेगा, ठीक है। बिजनेस का फंक्शन जानेगा कि बिजनेस काम कैसे करता है। मटेरियल आ रहा है, ठीक है,
फिर उसको प्रोसेस किया, फिर उसको मान लीजिए क्लॉथ बनाने की कंपनी है, तो मटेरियल आया, यहाँ प्रोसेस हुआ, मान लो 3 प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ फिनिश गुड बन के बिक गया। अब इस मटेरियल इसके प्रोसेस में कहाँ कहाँ अकाउंटिंग का रोल है, कहाँ कहाँ बिल आएंगे, वो इस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। जब कंपनी काम करती है, ठीक है, जब कंपनी काम करती है तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट के डिसीजन जो भी होते हैं वो हर कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी या फिर गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इन सब चीज़ों को बढ़ाने या कम करने से पूरा बिजनेस इम्पैक्ट करता है। तो और इसका डिमांड क्या है, उसमें क्या कहते हैं, मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इससे भी ऑडिटर एक अंदाजा लगाता है कि ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है या नहीं करेगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को आज की डेट में, क्योंकि सारे डाटा 99% कंपनियाँ आजकल क्या है, कंप्यूटर पे, सिस्टम पे काम करती हैं। तो सिस्टम में उसको नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम की, कि सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब अगर किसी कंपनी में आप गए तो हर जगह अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग इंटर सॉफ्टवेयर पे काम होता है, तो आपको वहाँ के सिस्टम की जानकारी जब ही होगी जब आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी, सफिशिएंट नॉलेज होगी, तभी आपको उसकी जानकारी होगी। अब बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से में आप क्या देखते हो, एक तो आप रेशियो देखते हो, रेशियो एनालिसिस करते हो, ठीक है। बजट देखते हो कि हाँ भाई कंपनी का बजट है कि नहीं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखते हो कि कंपनी आगे अपना वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। वर्किंग कैपिटल के बारे में, रेशियो एनालिसिस के बारे में आप दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ लेंगे। रेशियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है। लैंग्वेज, अब आप मान लो कंपनी में गए, स्टाफ से आप बोलने लगे इंग्लिश में, ठीक है, और स्टाफ जो था वो लोअर लेवल का था, उसको इंग्लिश आती नहीं थी, उसको आती थी हिंदी, लोकल लैंग्वेज, आपको तो पता ही नहीं है लोकल लैंग्वेज। तो इसलिए कहते हैं कि अगर जहाँ भी जा रहे हो आप, वो जिस स्टेट का है, या तो उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज पता हो आपको, या फिर इंग्लिश तो पता होनी चाहिए, वो तो कंपलसरी होती है। तो लोकल लैंग्वेज हो, या तो हिंदी तो कंपलसरी पता होनी ही चाहिए ऑडिटर को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और कहीं पर भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। लॉ क्या होता है कि कंपनी अगर कोई बिजनेस कर रही है तो वो लॉफुल है या नहीं है। मान लो अब एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसने किया बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस किया, किसका, लोगों का मर्डर करने का, कि हम लोगों का मर्डर करेंगे, क्या ये लॉफुल है, नहीं, ये क्या है, इलीगल बिजनेस। तो ऐसे काम नहीं करे, मतलब कंपनी वही काम करे सर जो लॉफुल होते हैं, ठीक है। अब इस लॉजिकल, मतलब जो भी चीज़ें कंपनी दे या कंपनी के मैनेजमेंट दे हमें, वो लॉजिकल लगनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर जहाँ पर भी ऑडिटर को डाउट हुआ कि हाँ ये चीज़ें लॉजिकल नहीं है, लॉजिक तो एक्सपीरियंस आता है, साफ सीधी सिंपल सी बात है कि लॉजिक जो होता है वो एक्सपीरियंस आता है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आप लॉजिक लगाने में तेज हो जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप लॉजिक कैसे लगेंगे, एक्सपीरियंस है। तो कहते हैं ना ऑडिटर जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और उतना ज़्यादा ही अच्छे से वो कर सकता है। तो इसलिए ऑडिटर क्या लॉजिक लगाना, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। हर क्वेश्चन को पूछना, हर चीज़ को जांचना उसे आना चाहिए, ठीक है। अब मैथमेटिक्स क्योंकि बहुत सारे फार्मूले अकाउंटिंग में लगते हैं, अकाउंटिंग में फार्मूले बहुत ज़्यादा लगते हैं, और इन फार्मूलों को समझने के लिए इन फार्मूला को करने के लिए उसको ऑडिटर को क्या आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अब ये देखिए स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है कि सैम्पलिंग निकालने में ऑडिटर को सैम्पलिंग निकालना पड़ता है, ठीक है। ऑडिटर क्या निकालता है सैम्पलिंग निकालने के लिए ऑडिटर को पता होना चाहिए, ठीक है। ऑडिटर को सैम्पलिंग निकालना होता है, सैम्पलिंग किस बेस पे निकलेगा वो ऑडिटर डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी बेस पे रैंडम सैम्पलिंग करनी है, बॉक्स सैम्पलिंग करनी है, ब्लैक बॉक्स सैम्पलिंग करनी है, कौन सी सैम्पलिंग करनी है वो ऑडिटर डिसाइड करेगा। तो सैम्पलिंग जो होगा वो किसका पार्ट है सैम्पलिंग किसका पार्ट है, स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में हम सिखाते हैं, आपने सीखा भी होगा, स्टैटिक्स में हम सिखाते हैं क्या, सैम्पलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने ऑडिटर को हमने ये कवर कर लिया कि ऑडिटर को
क्या क्या चीज़ें ऑडिट के सिवा आनी चाहिए। पहली अकाउंटिंग आनी चाहिए, दूसरी क्या आनी चाहिए बिहेवियरल साइंस आनी चाहिए, तीसरी क्या आनी चाहिए टैक्सेशन आनी चाहिए, चौथी क्या आनी चाहिए लॉ आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए बंदा, और उसके बाद स्टैटिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये 11 पॉइंट मैंने बताया, 11 में से अगर आप 5 दे देते तो आपको नंबर पूरे पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कौन सा टॉपिक खत्म होता है? रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन, मतलब ऑडिटर को ऑडिट के सिवा और क्या क्या आनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। क्या लिखवाया था मैंने? आते हैं दूसरे पे। यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स ऑडिट, जब ऑडिटर करता है और ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उस ऑडिट रिपोर्ट को बहुत सारे लोग देखते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर भी कहते हैं, और स्टेक होल्डर कहते हैं, इन्वेस्टर कहते हैं, कस्टमर कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं, लैंड होल्डर कहते हैं। अब ये क्यों देखते हैं, क्या रीज़न होता है इनका देखने का, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, पहला रीज़न क्या होता है? पहले देखते हैं कौन कौन होते हैं ऑडिटर। ठीक है, पहला देखते हैं क्या कौन होता है। पहला होता है मैनेजमेंट। पहले कौन है? मैनेजमेंट क्या देखती है? मैनेजमेंट किस लिए देखिए अपना? मैनेजमेंट इसलिए देखिए कि परफॉर्मेंस अपना देखने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो वो मैनेजमेंट की गलतियां ही निकालता है। मतलब अगर गलतियां होती तो निकालता, नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो गलतियां निकालता है तो वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के ही दायरे में आती है। कई कंपनियां क्या करती हैं? इंटरनल ऑडिट कराती हैं। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि हर स्टाफ को क्या करते हैं ऑडिटर ने, मैंने एक कंपनी में काम किया उसकी बता रहा हूँ, हर स्टाफ को टाइम बेस पे वो कंपनी है। ठीक है, कंपनी में का ऑडिट होता है, जैसे अकाउंट्स में और कंपनी का ऑडिट हुआ, हर डिपार्टमेंट का एक हर ब्रांच पे बंदा बैठा रहता है, वो उसके डिपार्टमेंट के उस पर काम करता है। तो ऑडिटर जब जाते हैं इंटरनल ऑडिट करने तो उसको क्या करते हैं? नंबर देते हैं आउट ऑफ 100 वो नंबर देते हैं। वो नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के। ठीक है, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस इवैल्यूएट देखने के लिए ऑडिट रिपोर्ट काम आता है। ठीक है, प्रोप्राइटर और शेयर होल्डर क्या करते हैं? प्रोप्राइटर जो होता है वो किस लिए देखता है? प्रोप्राइटर जब देखता है ऑडिट रिपोर्ट तो सोचता है हाँ मेरा प्रॉफिट इतना हुआ, ठीक है, तो मुझे और बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या फिर मेरा लॉस हुआ तो किस रीज़न से हुआ। तो ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखा होता है कि हाँ भाई क्या रीज़न हुआ, किस वजह से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो वो रीज़न इवेलुएट कर देता है और उनको प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ऑडिट हुई रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑडिटेड होती है, तो उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देख सकते हैं कि उसका प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो किस वजह से हुआ है, और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रॉफिट और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, लॉस हुआ है कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेंडर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों देखेगा। ठीक है, जब भी कोई किसी कंपनी को लोन चाहिए होता है तो कहाँ दौड़ती है? बैंक के पास। जब भी किसी कंपनी को लोन चाहिए होता है वो कहाँ जाती है? बैंक के पास। ठीक है, बैंक क्या करता है? लोन देता है। ठीक है, लोन किस बेस पे देता है? बैंक कभी भी जब लोन देता है तो क्या देखता है? ऑडिट रिपोर्ट। पहले ऑडिट रिपोर्ट देखेगा कि हाँ भाई इनकी चीज़ें सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। अगर सही नहीं होंगी तो वो लोन नहीं देगा, अगर सही होंगी, ऑडिटर कह रखा होगा कि हाँ सब चीज़ें सही हैं, ट्रू एंड फेयर है, तभी अकॉर्डिंग टू FRF है तभी वो देगी लोन, अदरवाइज लोन डिनाई हो जाएगा। अब ऐसे ही है सप्लायर। आपको पता होगा कि सप्लायर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी गुड्स सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो अपना क्रेडिट पीरियड रखते हैं 45 डेज़ या 90 डेज़ का क्रेडिट पीरियड रखते हैं। कैश में बहुत कम काम होता है इंडस्ट्रियल बेस पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल 45 पीरियड या 90 डेज़ में पेमेंट करनी होती है और 90% लोग करते भी हैं। ठीक है, तो क्रेडिट बेस पे ही काम होता है। लेकिन अगर एक्स लिमिटेड पहुँच जाए कि हाँ भाई हमें क्रेडिट पे दो, तो पहले ये जो होंगे, मान लो वाई लिमिटेड है सप्लायर, एक्स लिमिटेड यहाँ है। ठीक है, एक्स लिमिटेड गई
गुड्स लिए और इस तो वाई लिमिटेड पहले क्रेडिट देने से पहले, क्रेडिट पे माल देने से पहले क्या देखेगी, ऑडिट रिपोर्ट, कि हाँ जी ऑडिट रिपोर्ट देखेगी, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट देख के वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये बंदे जो हैं वो दे सकते हैं पैसा या नहीं दे सकते हैं। अगर वो कहेंगे कि हाँ, अगर उन्हें लगेगा कि नहीं इनकी ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं है और ये पैसा नहीं देंगे, तो फिर वो इसको वो कर देंगे, कहते हैं वो इसको मना कर देंगे, नहीं जी हम आपको क्रेडिट पे पीरियड पे नहीं दे सकते, क्रेडिट पर पीरियड सबकी बेकार है, आप जाके आप हमें कैश दीजिए और सामान लीजिए, अदरवाइज हम नहीं देंगे, ठीक है। अब आते हैं कस्टमर पे। कस्टमर क्या देखता है, कस्टमर देखता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी देखेगा कि हाँ भाई जिस कंपनी से हम काम करवा रहे हैं या जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, इससे उसको आइडिया लगता है प्रॉफिट और लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। इससे कस्टमर को आइडिया लगता है कि जो चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। वो देख रहे हैं कि सही है या नहीं है, अगर सही नहीं है तो फिर वो दूसरे पे शिफ्ट जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आइडिया उनको काफ़ी हद तक ऑडिट रिपोर्ट से लग जाता है। हाँ ये बात अलग है, ऑडिटर कस्टमर जो होते हैं, जो बड़े कस्टमर होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के भी कस्टमर होते हैं जो ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री ही होती है, ठीक है। जैसे रिलायंस जियो का फ़ोन एक आम आदमी भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, रिलायंस जियो की सिम एक आम आदमी भी यूज़ कर रहा है और रिलायंस जियो की सिम एक कॉर्पोरेट में भी यूज़ हो रहा है। तो जो आम आदमी यूज़ कर रहा है वो शायद ऑडिट रिपोर्ट देखे ना देखे, लेकिन जब एक कॉर्पोरेट वाला बंदा कॉर्पोरेट का यूज़ करेगा, मतलब कोई कंपनी यूज़ करेगी, तो वो जरूर ऑडिट रिपोर्ट चेक करेगी कि हाँ भाई ठीक है नहीं है। मान लो 6 महीने हुए और वो कंपनी बंद हो जाए, तो इससे लॉस होता है कंपनी को भी दूसरे टावर नेटवर्क पे शिफ्ट होने में, ठीक है। तो इसलिए कस्टमर भी देखते हैं। गवर्नमेंट किस लिए देखेगी, गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट देख के अंदाज़ा लगाती है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, रेगुलेशन एज पर ऑडिट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, जो कंपनी चल रही है, कंपनी अगर चल रही है तो एज पर रूल्स चल रही है या नहीं चल रही है, रूल के अकॉर्डिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ठीक है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट को टैक्स डिसाइड करना होता है, टैक्स देखना होता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, ठीक है, एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों ही देखने के टाइम पे डायरेक्ट टैक्स जब वो डिसाइड करते हैं तो वो ये चीज़ कंफर्म करती है कि ऑडिट रिपोर्ट बनी हो, ऑडिट हुआ हो, उससे उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई सब चीज़ें सही होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ठीक है। अब तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक और टॉपिक खत्म कर दिया है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। वो यूजर्स ऑफ द ऑडिट कौन कौन होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, एंटिटी इंटरेस्टेड इन ऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन से हो सकते हैं, वो ये है, मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोवाइडर हो सकता है, लेंडर हो सकते हैं, सप्लायर, कस्टमर और बैंक, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वो ऐसे बंदे होते हैं जो यूज़र होते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, कोई ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, और भी बंदे हो सकते हैं, इसलिए मैंने नीचे लिख रखा था ETC एक्सेट्रा। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है वो, स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या है स्कोप ऑफ ऑडिट। अब ऑडिटर अब जब जाएगा ऑडिट करने, ठीक है, ऑडिटर जब जाता है ऑडिट करने तो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका दायरा क्या है, मतलब वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिटर क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, तो क्या क्या कर सकता है वो देखते हैं हम, ठीक है। देखो स्कोप रेफर्स टू रेंज और रीच ऑफ समथिंग, इसको कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, मतलब क्या है, मतलब ये है एक सेकंड
ठीक है। तो अब देखते हैं ऑडिट का क्या मतलब है। मतलब है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, मतलब अगर ए लिमिटेड है तो ऑडिटर को जो भी लगेगा कि उसकी इंफॉर्मेशन, उसको ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो चीज़ वो कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसे कंपनी के ए बी सी 3 प्लांट है, ठीक है, 3 प्लांट है। अब ऑडिटर ने ए तो देख लिया, बी देख लिया, अब सी अब उस पर देखना चाहता है, ठीक है। सी को देखना तो चाहता है, ये लिमिटेड प्लांट है और ये बंदा जो है ऑडिटर जो है राम जी, ठीक है। राम जी हमारे ऑडिटर हैं, राम जी, राम के साथ जी भी लगा देते हैं ना, राम जी हमारे ऑडिटर है, ठीक है। तो राम जी 2 पे तो कर लिए, 2 पे गए, तीसरे पे जा रहे तो कंपनी ने बोले नहीं आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई बहाना मार दिया कि हाँ ये चीज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए आप नहीं जा सकते। तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। ऑडिटर का ये राइट है कि वो पूरा वो एंटिटी को सही से स्टडी करे, देखे, समझे, ठीक है। इस पर कोई भी वो नहीं लगा सकती वो, ठीक है, कोई भी पाबंदी या रोक टोक नहीं कर सकती वो। पहला क्या है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट का मतलब है कि सारे एस्पेक्ट कवर कर सकता है, वो करेगा, मतलब जो भी उसको सही लगेगा वो सारे एस्पेक्ट कवर करेगा। दूसरा क्या है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कितना रिलायबल लगता है उसको, ऑडिटर को, ठीक है। प्रोडक्ट वो जो आप स्टेटमेंट देते हैं, मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन देती है वो उसको कितना रिलायबल लग रहा है, ठीक है, वो उसके जजमेंट पे डिसाइड करता है कि वो क्या समझता है कि सही है नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। उसको लग रहा है रिलायबल तो ठीक है, नहीं तो वो और डॉक्यूमेंट मांग सकता है, ठीक है, और वो मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। रिलायबिलिटी और सफिशिएंट, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंट क्या होता है? सफिशिएंट होता है क्वांटिटी। अब अगर किसी डॉक्यूमेंट के, ये चीज़ ध्यान से पढ़ समझ लेना, ये एग्जाम में भी आएगी और ट्रू एंड फॉल्स किसी में भी आ सकता है। तो पहली चीज़ रिलायबिलिटी, अगर ऑडिटर को लगता है कि रिलायबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो सफिशिएंसी जो होगी, मतलब क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, वो उसको कम चाहिए होगा। अगर उसको रिलायबिलिटी अच्छी है तो मान लो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 3 देख रहे हैं तो 3 ही दिखेगा। अगर रिलायबिलिटी उसको लगता है कि कम है, रिलायबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी मतलब जेन्युइननेस, रिलायबिलिटी मतलब ये कह सकते हैं आपकी भरोसा कम हो रहा है, तो वो और ज़्यादा डॉक्यूमेंट, अगर भरोसा है तो ठीक है, 2-3 चीज़ देखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट की जरूरत कम पड़ेगी। अब रिलायबिलिटी जहाँ उसको लगेगा, रिलायबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी जहाँ उसको लगेगा कि हाँ भाई रिलायबिलिटी नहीं है, वो एक सेकेंड, रिलायबिलिटी जहाँ उसको लगेगा कि नहीं है तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट को बढ़ा देगा, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन वो डिसाइड करता है अपने जजमेंट पे, ठीक है, और ऑडिटर, ठीक है, ये इसका स्कोप है कि वो डिसाइड कर सकता है, ये कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। रिलायबिलिटी मैंने बता दिया, रिलायबिलिटी मतलब होता है भरोसा, उसको डॉक्यूमेंट पर कितना भरोसा, अगर नहीं भरोसा है तो वो क्वांटम ऑफ डॉक्यूमेंट बढ़ा देगा, अगर भरोसा है तो क्वांटम ऑफ डॉक्यूमेंट कम रहेगा, ठीक है। और सफिशिएंसी मतलब क्वांटम ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। दोनों का ये कह सकते हैं रिवर्स है रिलेशनशिप है। अगर रिलायबिलिटी अच्छी है तो सफिशिएंसी कम होगी, अगर रिलायबिलिटी कम है तो सफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्वांटम डॉक्यूमेंट सफिशिएंट होने के लिए ज़्यादा चाहिए होंगे। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जब बना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनी है तो सारी चीज़ें डिस्क्लोज की गई हैं। मतलब अगर आप कोई पॉलिसी फॉलो कर रहे हो तो उसको डिस्क्लोज किया है, अगर पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो उसको डिस्क्लोज किया है। अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है कंपनी पे, लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है, लिटिगेशन अगर कंपनी पे चलता है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में शो करेगा कि हमारे अगेंस्ट में लिटिगेशन चल रही है, ताकि कोई भी कस्टमर या इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर जो भी होगा वो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो उसको
अपने तो ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि हाँ भाई जो जो चीज़ों की डिस्क्लोजर की ज़रूरत थी वो है या नहीं है, वो देखेगा। और अगर नहीं होगा तो फिर वो उसको अपने उसमें ऑडिट रिपोर्ट पे डिस्क्लेमर में डालता है कि हाँ भाई, डिस्क्लेमर करता है कि ये चीज़ें मेरे नज़र में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या जाता है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। कवरेज ऑफ पहला कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, दूसरा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तीसरा क्या होता है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी डिस्क्लोजर है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या चीज़ें ऑडिटर नहीं कर सकता। ठीक है, या कि उसके स्कोप में नहीं आती है। ठीक है, अब सर्टेन एसेट्स कंडीशन, मतलब कुछ एसेट्स होती है जैसे बिल्डिंग हुई। ठीक है, बिल्डिंग हो गई तो वैल्यूएशन पे आता है कि मतलब अगर बिल्डिंग पे 15% डेप्रिसिएशन लग रहा है या जो भी वैल्यू है डेप्रिसिएशन की, जो एक रेट लग रहा है या WDV मेथड पे लग रहा है या सर्व मेथड पे लग रहा है, तो वो उसके ऊपर वैल्यू करेगा। अब बिल्डिंग अगर मान लो टूटी पड़ी है तो उसके ऊपर वो कर नहीं सकता कि वो उसकी वैल्यू वो कर नहीं सकता, उसके लिए वैल्यूअर लगेगा। तो एक ऑडिटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एज पर बुक दिखाया कि हाँ इतने की बिल्डिंग है। वो ये नहीं कह सकता, वो ये नहीं करेगा कि वहाँ जाके चेक करेगा, हर चीज़ को देखेगा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू करेगा। ये चीज़ ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और ऑडिटर के स्कोप से भी बाहर है, ऑडिटर ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ऑडिटर के स्कोप से बाहर रखा गया है। दूसरा है जेन्युइननेस। अब कोई आपको फेक बिल दे दे तो अब इतना डिजिटल ज़माना हो गया है कि कोई भी साइन कहीं भी चिपका दे रहा है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसमें ऑडिटर इतना सफिशिएंट नहीं हो सकता कि हाँ कि वो सारी चीज़ों को एकदम एग्जैक्ट देख ले कि हाँ भाई ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ जेन्युइन नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑडिटर को इस केस स्कोप से ये बाहर होगा कि वो जेन्युइननेस भी चेक करे। ठीक है, ऑडिटर उसकी जेन्युइननेस को चेक नहीं कर सकता। ठीक है, ऑडिटर को इतनी इन्फॉर्मेशन, हाँ रीजनेबल एश्योरेंस देगा। जहाँ उसको डाउट होगा कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो अपने वो बढ़ा देगा, अपना प्रोसीजर पूरा बढ़ा देगा। अगर उसको लगता होगा कि हाँ इसमें कुछ और चीज़ें की ज़रूरत है तो वो उसको और मांगेगा। अगर डाउट होगा तो रीजनेबल एश्योरेंस, अगर उसको लगता है कि हाँ मेरी पूरी हो चुकी है तो फिर वो ये नहीं करेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है ऑडिट ऑफ डिफरेंट विद, ऑडिट इज़ डिफरेंट विद इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट क्या होता है, डिफरेंट होता है इन्वेस्टिगेशन से। कैसे डिफरेंट होता है, ये देखो, ऑडिट जो होता है वो लार्ज लेवल पे होता है, मतलब पूरे साल का ऑडिट होता है, वो पूरे साल का डाटा को देखना होता है। ठीक है, विद स्पेसिफाइड पीरियड, सपोज करो 1 मंथ या 2 महीने में, 1-2 महीने में देखना पड़ता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो छोटा स्मॉल लेवल पे होता है। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब जैसे कहीं आपको डाउट हुआ तो उसी की इन्वेस्टिगेशन कराओगे, या कहीं फ्रॉड पकड़ा गया तो उसी का करवाओगे। लेकिन ऑडिटर का क्या है, ऑडिट तो हमारे साथ हमेशा करवानी ही पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ऑडिट इज नॉट अ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बन के काम कर नहीं सकता, तो उसकी कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखो तीसरा टॉपिक जो हमने कवर किया वो क्या था, तीसरा टॉपिक जो मैंने कवर किया वो है स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में 3 चीज़ें क्या थी, पहले क्या कवर होती है स्कोप ऑफ ऑडिट में। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। दूसरा एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। तीसरा देखो स्क्रीन आपके पास भी है, आप देख के बोल सकते हो। ठीक है, मेरे साथ साथ अगर करना है तो। ठीक है, पहला कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, दूसरा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, तीसरा डिस्क्लोजर। क्या कवर नहीं है, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, और जो हो सकता है कोई इशू नहीं है, मेरा भी हो रहा है, आपका भी होगा, सबका होगा। जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट पहला। दूसरा क्या होता है कि सर्टेन एसेट्स कंडीशन, एसेट्स की कंडीशन नहीं बता सकते आप। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट विद, ऑडिट इज डिफरेंट विद इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है, मतलब आज का यहाँ हमारा टॉपिक पूरा खत्म होता है। हो सकता है ये वीडियो भी लंबी भी हो, तो देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, मेहनत लगती है। गुड नाइट।